नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। डाकुओं के नाम की चर्चा हो तो शायद ही आजकल की पीढ़ी को कोई नाम याद भी आए। इनके लिए तो रॉबिन हुड ही शायद एक नाम था जिसे वो हीरो मानते थे। लेकिन अगर आप भारतीय हैं तो कुछ नामों को जरूर याद रखिए। मलखान सिंह, सुल्ताना डाकू, फूलन देवी, वीरप्पन, मान सिंह, निर्भय सिंह गुर्जर, ये वो नाम हैं जिन्हें आप याद रखिए। आज कहानी सुल्ताना डाकू की। सुल्ताना डाकू को समेटे कई लोकगीत और ऐसे कई किस्से कहानियां आपको सुनने को मिल जाएंगी जिनसे लगता है कि ये मात्र किस्से कहानियों तक ही सीमित था। हालांकि सुल्ताना डाकू कोई मिथक या मिथ्या नहीं बल्कि सच था। इतिहास के पन्नों में दर्ज सुल्ताना वो डाकू था जो उसी गर्त में छिपा हुआ है। सुल्ताना डाकू को लेकर कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन कॉर्बेट ने अपनी किताब में उसका जिक्र किया है। वहीं उत्तराखंड का जिक्र करने वाले एक दो और किताबों में भी उसका जिक्र है। माना जाता है कि सन 1920 के दशक में संयुक्त प्रांत यानी कि जो उत्तर प्रदेश था, उस वक्त वहां सुल्ताना डाकू का जन्म मुस्लिम भातु कबीले में हुआ था। भातु अपने आप को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। वे मानते हैं कि मुगल सम्राट अकबर के हाथों हुई राजा महाराणा प्रताप की पराजय के बाद भातु समुदाय के लोग भागकर देश के अलग अलग हिस्सों में चले गए। अंग्रेज सरकार ने भातु समुदाय को अपराधी जाति घोषित किया हुआ था और वो उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रखती थी। ये बात सच भी थी क्योंकि इस समुदाय के लोगों को लेकर सामाजिक धारणा भी यही थी। इस बात को ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित करने के लिए भातुओं के अति प्रसिद्ध पुरखे गुल्फी का नाम लिया जाता था, जो एक कुख्यात लेकिन बेहद कुशल चोर था। खुद सुल्ताना का दादा गुल्फी का अवतार माना जाता था। सुल्ताना की कद काठी भी रौबदार नहीं थी, जो अमूमन डाकुओं की होती है। दुबला पतला और रंग भी काला। कहीं से भी देखकर ये नहीं कहा जाता कि ये कोई डाकू है। आगे चलकर ये लड़का उत्तर प्रदेश का खूंखार दस्यु बना। नाम था सुल्ताना, जिसने लूट मचाकर अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। उसने अंग्रेजों के माल पर हाथ साफ किया, एक नहीं कई बार। अंग्रेजों को लूटने में उसे कोई हर्ज नहीं था और उसने ऐसा किया भी। माना जाता है कि सुल्ताना 17 साल की छोटी सी उम्र में डाकू बन गया था। गुलाम भारत के दौरान अंग्रेज सरकार की निशंक नीतियों और भारत के लोगों, खासकर गरीबों से उनका हक छीनने की नीति ने ही सुल्ताना को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दिया था। ऐसे में सुल्ताना शोषित और पिछड़े समाज में एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा। धीरे धीरे उसे गरीब लोगों का समर्थन भी मिलना शुरू हो गया। कहा जाता है कि इसी समर्थन के बल पर उसने अगले एक साल में ही 100 डकैतों का एक गैंग बना लिया। सुल्ताना के लिए गरीबों की खून पसीने की मेहनत से इकट्ठा किया गया अंग्रेजी खजाना हमेशा लूट का पहला निशाना रहा। उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के इलाके में सुल्ताना डाकू के खौफ की तूती बोलती थी। ये रास्ता गरीबों और गांव वालों के लिए तो सुरक्षित था, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों के लिए मौत का रास्ता बन गया। सुल्ताना के डकैतों ने यहाँ चप्पे चप्पे पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। उनके निशाने पर अंग्रेजों, जमींदारों और दीवानों का खजाना रहता था। उस समय नैनीताल के राजनिवास और प्रसिद्ध देहरादून को कहे जाने वाला एकमात्र रास्ता नजीबाबाद से ही होकर जाता था। जो भी अंग्रेज काफिला उधर से गुजरता, घात लगाए सुल्ताना के डकैत उनको लूट लेते। हालांकि सुल्ताना के डर से वहां चौकसी बढ़ा दी गई, लेकिन अंग्रेजों को इसका कोई खास फायदा नहीं मिला। धीरे धीरे सुल्ताना ने अपनी लूट के क्षेत्र में बेतहाशा वृद्धि कर ली और जल्द ही सुल्ताना खौफ का पर्याय बन गया। सुल्ताना गांव के लोगों के बीच काफी मशहूर था। इसने कई बार माल से लदी पड़ी अंग्रेजी रेलगाड़ियों को लूटा। उसने कई ऐसी लूट की वारदातों को अंजाम दिया। वो लूटा हुआ माल गरीबों और गांव वालों में बांट देता था। अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करने की फितरत ने ही सुल्ताना को गरीबों का मसीहा और अंग्रेजों की नजर में एक अपराधी बना दिया था। सुल्ताना का मुख्य कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्व में गोंडा से लेकर पश्चिम में सहारनपुर तक पसरा हुआ था। पुलिस उसे खोजती रहती थी, लेकिन वो अपनी चालाकी से हर बार बच जाता था। कहते हैं कि वो डकैती डालने से पहले लूटे जाने वाले परिवार को बकायदा चिट्ठी भेजकर अपने आने की सूचना दिया करता था। एक किस्सा भी कहा जाता है कि सुल्ताना ने होतीलाल गिरधारीलाल फार्म के तत्कालीन मालिक लाला रतनलाल के वहां चिट्ठी भिजवाकर 20,000 रुपए की मांग कर डाली।
उस समय हल्द्वानी में मोहल्ले के लोग सड़क में चारपाई लगाकर सो जाया करते थे। चिट्ठी भेजने के बाद स्वयं सुल्ताना ही आ पहुंचा और लाला से तिजोरी की चाबी मांगी। सड़क पर लगी चारपाई पर लेटे लाला ने सुल्ताना को चाबी दे दी। सुल्ताना ने तिजोरी खोली तो वो आश्चर्य से भर गया, क्योंकि तिजोरी में बेशुमार धन था। सुल्ताना ने लाला से बोला कि मैंने तो सिर्फ 20,000 रुपए की मांग की थी, फिर मुझे चाबी क्यों दी? तब लाला ने कहा, तुम्हारी जुबान पर भरोसा है, तुम 20,000 से ज्यादा नहीं लोगे। इसके बाद सुल्ताना बगैर पैसा लिए ही लौट गया, लेकिन लाला ने उस पैसे से मथुरा में कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाई। उसी पैसे से एमबी स्कूल के लिए भी जमीन ली गई। सुल्ताना डाकू के प्रेम प्रसंग को लेकर भी कुछ किस्से हैं। ऐसे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। माना यह भी जाता है कि इस बदसूरत से दिखने वाले आदमी के ऊपर एक गोरी महिला फिदा हो गई थी। वो इसे पागलों की तरह प्यार करने लगी थी। उसने सुल्ताना डाकू को अपनी बात भी पहुंचाई, लेकिन सुल्ताना डाकू तो एक डांस करने वाली फुलकन बाई नाम की एक लड़की का अपहरण किया था। शायद इसके बाद से इस लड़की का नाम पुतली बाई पड़ गया। सुल्ताना डाकू ने अपने घोड़े का नाम महाराणा प्रताप के घोड़े के नाम पर चेतक रखा, तो वहीं अमीर लोगों से दुश्मनी दिखाने के लिए कुत्ते का नाम राय बहादुर। अपराध में निपुण सुल्ताना अपने मुंह में चाकू भी छिपा सकता था और समय आने पर उसे इस्तेमाल भी कर सकता था। सुल्ताना ठिगने कद का, गठीले बदन का डाकू था। उसके मन में गरीबों के लिए हमदर्दी थी। उसने कभी किसी दुर्बल व्यक्ति से पैसे नहीं छीने। वो गरीबों, असहायों की मदद भी किया करता था। गरीबों के घरों की लड़कियों के विवाह में मदद किया करता था और महिलाओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं कर सकता था। खुद जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब सुल्ताना इंडियाज रॉबिन हुड में सुल्ताना के चरित्र का आकलन करते हुए एक जगह लिखा है, एक डाकू के तौर पर अपने पूरे करियर में सुल्ताना ने किसी निर्धन आदमी से एक कौड़ी भी नहीं लूटी। सभी गरीबों के लिए उसके दिल में एक विशेष जगह थी। जब जब उससे चंदा मांगा गया, उसने कभी इनकार नहीं किया और छोटे दुकानदारों से उसने जब भी कुछ खरीदा, उसने उस सामान का हमेशा 2 गुना दाम चुकाया। एक कहानी ये भी है कि एक बार उसके दल का डाकू किसी नवविवाहिता को उठा लाया था, जिसे उसने उपहार देकर ससम्मान घर भिजवाया और डाकू को कड़ा दंड भी दिया। इसीलिए जगह जगह उसके विश्वास पात्र खबरी हुआ करते थे। उनकी मदद से वो चालाकी से अपनी गिरफ्तारी से बच जाता था। जिम कॉर्बेट के सुल्ताना संस्मरणों में बार बार कालाढूंगी, रामनगर और काशीपुर का जिक्र आता है। बताया जाता है कि सुल्ताना ने नजीबाबाद में एक वीरान पड़े किले को अपना गुप्त ठिकाना बना लिया। 400 वर्ष पहले नवाब नजीबुद्दौला के द्वारा बनाए गए इस किले के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। ये एक दिलचस्प तथ्य है कि आज उसे नजीबुद्दौला का नहीं बल्कि सुल्ताना का किला कहा जाता है। 300 सदस्यों के सुल्ताना के गिरोह के पास आधुनिक हथियार तो थे ही, वो बेहद वफादार और अनुशासित भी था। ऐसे संगठित गिरोह के सामने पुलिस भी भयभीत रहती थी। चूंकि सुल्ताना अपने इलाके के गरीबों के बीच एक मसीहा माना जाता था, चप्पे चप्पे में लोग उसके जासूस बन जाने को तैयार रहते थे। अनेक ब्रिटिश अफसर उसे दबोचने के काम में लगाए गए, लेकिन कोई भी सफल ना हो सका। अंततः टेहरी रियासत के राजा के अनुरोध पर ब्रिटिश सरकार ने सुल्ताना को पकड़ने के लिए एक कुशल और दुस्साहसी अफसर फ्रेडी यंग को बुलाया। अब अंग्रेज अधिकारी सुल्ताना को पकड़ने की कोशिश करने लगे थे। सुल्ताना भी शातिर था। वो इतनी जल्दी पुलिस वालों के हाथ कैसे आ जाता? अंग्रेज सरकार ने उसे पकड़ने के लिए 300 जवानों की एक टीम भी बनाई थी। 300 सिपाहियों की ये टीम उस दौर में आधुनिक हथियारों से सुसज्जित थी, जिसमें 50 घुड़सवारों का एक दस्ता भी मौजूद था। जिम कॉर्बेट ने कई सालों तक कोशिश की, लेकिन जब सफलता हाथ नहीं लगी तो फ्रेडी यंग के हाथ में कमान आई। माना यह भी जाता है कि सुल्ताना डाकू को जब पुलिस तलाश कर रही थी, तभी उसने हल्द्वानी के एक जमींदार खड़क सिंह कुमड़िया के घर पर लूट मचा दी। ऐसे में जमींदार खड़क सिंह से भी सुल्ताना ने दुश्मनी मोल ले ली। लूट की यह बात जब फ्रेडी यंग और जिम कॉर्बेट को पता चली, तो उन्होंने खड़क सिंह को भी अपने साथ मिला लिया। ऐसे में फ्रेडी यंग, जिम कॉर्बेट और खड़क सिंह मिलकर सुल्ताना डाकू को ढूंढने में लग गए। 300 सिपाहियों और 50 घुड़सवारों की फौज लेकर फ्रेडी यंग ने गोरखपुर से लेकर हरिद्वार के बीच ताबड़तोड़ 14 बार छापेमारी की।
अंततः 24 दिसंबर 1923 को सुल्ताना को नजीबाबाद जिले के जंगलों से गिरफ्तार कर हल्द्वानी की जेल में बंद कर दिया गया। सुल्ताना के साथ उसके साथी पीतांबर, नरसिंह, बलदेव और भूरे भी पकड़े गए थे। नैनीताल की अदालत में सुल्ताना पर मुकदमा चलाया गया और इस मुकदमे को नैनीताल गन केस कहा गया। उसे फांसी की सजा सुनाई गई। हल्द्वानी की जेल में 8 जून 1924 को जब सुल्ताना को फांसी पर लटकाया गया, उसे अपने जीवन के 30 साल पूरे करने बाकी थे। सुल्ताना अपने बेटे को डाकू नहीं बनाना चाहता था। वो चाहता था कि उसे कभी भी अपने बाप के नाम पर जिल्लत ना झेलनी पड़े। इसीलिए उसने इस अंग्रेज अधिकारी से अपने बेटे की मदद करने को कहा। इस बात के प्रमाण है कि फ्रेडी यंग ने सुल्ताना की पत्नी और उसके बेटे को भोपाल के नजदीक पुनर्वासित किया। बाद में उसने उसके बेटे को अपना नाम दिया और उसे पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा। कहते हैं फ्रेडी यंग ने ऐसा करने का सुल्ताना से वादा भी किया था। ऐसे में यंग ने सुल्ताना की बात मानते हुए उसके बेटे को पढ़ने इंग्लैंड भेज दिया। सुल्ताना ने कभी भी किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया। जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब में लिखा कि एक बार जब बरगद के पेड़ के नीचे उसकी मुलाकात सुल्ताना से हुई तो वो रिवॉल्वर लेकर या हथियार लेकर नहीं आया था, बल्कि उसके हाथ में तरबूज था जो उसने उसे गिफ्ट किया। सुल्ताना डाकू की कहानी लोगों के बीच इतनी चर्चित हुई कि 1956 में मोहन शर्मा ने जयराज और शीला रमानी को लेकर आरडी फिल्म्स के बैनर तले सुल्ताना डाकू फिल्म का निर्माण किया। उसके बाद 1972 में निर्देशक मोहम्मद हुसैन ने भी फिल्म सुल्ताना डाकू बनाई, जिसमें मुख्य किरदार दारा सिंह ने निभाया था। अजीत और हेलेन ने फिल्म में दूसरे किरदार निभाए थे। सुल्ताना के जीवन पर हाथरस के रहने वाले नथाराम शर्मा गौड़ ने सुल्ताना डाकू उर्फ गरीबों का प्यारा नाम से किताब लिखी। लखनऊ जिले के रहने वाले लेखक अकील पेंटर ने शेरे बिजनौर सुल्ताना डाकू शीर्षक किताब लिखी, जिस पर आधारित नाटकों पर अनेक नौटंकियां खेली जाती रही और उत्तर प्रदेश और बिहार के गांव शहरों में दशकों तक इनका डंका बजता रहा। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अगर आपके पास कोई सुल्ताना डाकू को लेकर भी कहानी है तो वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हमारे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।